Hello everyone, I am Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So today we will discuss part 21 of current affair with MCQ. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पेशल 301 रिपोर्ट को। तो आप सामने जो पिक्चर में देख पा रहे हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दूसरी पिक्चर जो है यहाँ पे इस साइड आप इनको देख पा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देख पा रहे हैं। तो इट इज़ रिलेटेड बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया जो है वो अभी भी यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डेट इज़ USTR की प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर है, क्योंकि यूएस के थ्रू ये कहा गया है, इसकी ये जो बॉडी है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि इंडिया के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट जो है वो एडिक्वेटली नहीं करती है इंडिया। उसकी वजह से इन्होंने इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखा है, देखा है कि किस तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंडिया प्रोटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो आपको इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, पहली बात तो जो इंडिया का स्टेटस USTR ने दिया है वो याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड जो प्रोटेक्शन चीज़ें होती हैं वो किसके थ्रू देखी जाती है, तो वो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू देखी जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं की हाईलाइट्स आपको रिपोर्ट की बताऊँ तो ये कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मोस्ट चैलेंजिंग इकोनॉमी के अंदर से है इन दी टर्म्स ऑफ IP एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में आपको समझाऊँ, मान लीजिए कि आपने कोई इनोवेशन करी, आपने ही कोई चीज़ रिसर्च करके नई चीज़ बनाई है, तो उसके ऊपर आपका ही राइट होगा। पर अगर कोई बाद में उसको क्लेम कर दे आके कि ये चीज़ तो मैंने बनाई थी, तो उसके लिए क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं, उस पर्सन को प्रोटेक्ट किया जाता है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है कि ये हमसे बिलोंग करती है। तो इस चीज़ में जो IP एनफोर्समेंट और प्रोटेक्शन की टर्म्स में इंडिया जो है वो लैक कर रहा है, और इसी वजह से इंडिया जो है उसने एक मीनिंगफुल प्रोग्रेस तो कर ली है, बट फिर भी अभी पास्ट ईयर्स में लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस इंडिया के सामने है। और ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न्स बताए हैं उसमें ये कहा है यूएस की जो ये ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इनोवेटर्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं पेटेंट्स को इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली जो यूएस की कंपनी है वो अपना फ़ायदा यहाँ पे देख रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, कि इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, मतलब के जो लोग हैं वो अपने आप को तो पेटेंट्स दे रहे हैं, बट इस वजह से जो यूएस की कंपनीज है या फिर जो ट्रेड्स रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है उसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। इसको हर साल बनाया जाता है बाय ऑफिस ऑफ USTR, जो कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, और यहाँ पे बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है ट्रेड बैरियर्स को। और ये ट्रेड बैरियर्स किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, यूएस कंपनीज के या फिर यूएस प्रोडक्ट्स के। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस की वजह से जो कॉपीराइट्स, पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स होते हैं दूसरी कंट्रीज में वो यूएस कंपनीज को नहीं मिल पाते, उसके लिए ये स्पेशल 301 रिपोर्ट को निकालते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 और ओमनिबस ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट ऑफ 1988। तो इन दोनों एक्ट्स को याद रखिएगा। और सबसे पहले जो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था वो 1989 के अंदर किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो अभी न्यूज़ में, एक चीज़ और, आज इस वीडियो में 2-3 साइंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। ये जो आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं ये आपका ही नुकसान है इस चीज़ से। तो सेक्स हार्मोन्स क्यों हैं, बिकॉज देखिए अभी जब हम कोरोना वायरस के केसेस देख रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो मेल हैं उनकी डेथ जो है वो ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू फीमेल, जिनकी डेथ रेशियो जो है वो कम है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ देखी गई है इसके लिए रिसर्चर्स जो हैं यूएस के अंदर उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया है कि जो 2 सेक्स हार्मोन्स वीमेन के अंदर मिलते हैं क्या ये ही तो नहीं रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से जो वीमेन है उसके अंदर कोरोना वायरस के केसेस इतने ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये आपके साइंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो है इस तरीके के हार्मोन्स के नाम पूछे जाते हैं। हार्मोन का नाम आपको दे दिया जाएगा और फिर पूछ लिया जाएगा कि ये किससे एसोसिएटेड है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट हार्मोन जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ एस्ट्रोजन और सेकंड इज़ प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये फीमेल सेक्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो हार्मोन एस्ट्रोजन है अगर उसको हम पहले देखते हैं तो स्पेसिफिकली भी अगर जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दे दिया और नीचे ऑप्शंस में आपको सेक्स हार्मोन्स दे दिए तो आप उसको टिक
टिक कर देंगे। पर अगर स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन आपसे पूछ लिया तो वो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो एस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली जो फीमेल के फिजिकल फीचर्स होते हैं कि फीमेल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए आफ्टर प्यूबर्टी, वो सारे जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो एस्ट्रोजन के थ्रू आते हैं। और उसके बाद जो एक फीमेल अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेंटेन रखती है टिल हर डेथ कि क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे प्रेगनेंसी के टाइम में, मेंस्ट्रुअल के उसमें, या फिर मेनोपॉज आ रहा है जिस टाइम उनके पीरियड्स खत्म हो रहे हैं, तो ये वाला जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको मेंटेन करने का काम एस्ट्रोजन का होता है। सेकेंड आता है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि जब कोई फीमेल जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो उसके बाद जो उसकी बॉडी होती है वो ओव्यूलेशन के लिए तैयार करने लगती है बॉडी को ताकि आगे प्रेगनेंसी हो सके। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी हो पाती है आफ्टर ओव्यूलेशन। और पूरे प्रेगनेंसी के टाइम में ये वाला क्वेश्चन जो है पहले पूछा जा चुका है, मतलब कि कंपेयर टू मेमरी ग्लैंड्स का पहले क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा हार्मोन जो है वो बॉडी में हाई लेवल पे रहता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, तो ये टेम्परेरी रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो ये वाला चीज़ भी आपको याद रखना है। अगर हम मेल के कंपैरिजन में फीमेल में देखें तो फीमेल में ये रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है इन दोनों हार्मोन्स की, बट जो मेल है ऐसा नहीं है कि वो इनको सिक्रीट नहीं करता है। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो स्मॉलर अमाउंट्स में रिलीज होते हैं। इसी वजह से अगर मान लीजिए कि किसी मेल के अंदर एस्ट्रोजन है वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो गया तो उसके अंदर फीमेल करैक्टरिस्टिक आने लग जाएंगे, मतलब फिजिकल फीचर्स जो है वो थोड़े फीमेल्स जैसे दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो अब यूएस की 2 टीम्स है वो इसमें रिसर्च में लग गई है कि क्या ये जो हार्मोन्स वीमेन के अंदर है वो कोविड-19 से बेटर फाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट को, ये भी आपका साइंस रिलेटेड है। यहाँ पे 2 डिजीज़ को हम डिस्कस करेंगे और एक सिचुएशन को। तो यहाँ पे जो यूके का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सोसाइटी, पीडियाट्रिक किससे रिलेटेड होती है, जो चाइल्ड रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिव केयर सोसाइटी है यूके की, उन्होंने ये देखा है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उनके अंदर एकदम से, चाहे कितने भी एजेस के हैं, मतलब बच्चे क्या हो गए 0 से 18 साल के माने जाते हैं, ठीक है। तो 0 से 18 ईयर्स तक के जितनी भी एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके अंदर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो है उसकी बहुत ज़्यादा एकदम से रेज देखा गया है और ये इस चीज़ को कोरोना वायरस से रिलेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली है क्या मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट, ये जो है एक रेयर इलनेस है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉमनली नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी आपको कैसे बताएगी कि आपके अंदर इन्फेक्शन है, तो वो कुछ साइन दिखाएगी जैसे कि रेडनेस हो गई, फीवर हो गया, या फिर पेन हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गई, ऐसी चीज़ें दिखाएंगी जिससे आपको पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन इस वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू ये दिखाती हूँ। तो ये वाली जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हैं ये आप सामने देखिए, ये बिल्कुल एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। तो आप ये देखिए इसका डायमीटर देखिए, एक तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसकी वॉल आपको दिखाऊं तो ये वॉल क्या है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब ये वाली जो आप ब्लड वेसल देख रहे हैं इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो चुका है। तो यहाँ पे इसके अंदर और इसके अंदर चेंजेस देखिए, एक तो आप इसका डायमीटर देखिए, ठीक है, फिर एक आप इसका डायमीटर देखिए। तो इन दोनों डायमीटर में कितना डिफरेंस है। तो जब डायमीटर कम होगा तो उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम होगा क्योंकि ब्लड धीरे धीरे मूव होगा। उसके बाद एक चीज़ जो आपको देखनी है, यहाँ पे जो वॉल है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे है, बट यहाँ पे ये देखिए आपको ये एक वेव लाइक सिचुएशन फॉर्म कर रहा है। और ये जो रेड वाला एरिया आपको स्पेसिफिक दिख रहा है ये क्या है, इन्फ्लेमेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रेडनेस इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो इस तरीके की ब्लड वेसल होती है ये इस तरीके की बन जाती है, ये छोटी छोटी ऐसे गांठें बन जाती है बीच में और ये सारा इन्फ्लेमेशन ही शो करती है। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो अफेक्ट होंगी। उसके बाद देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है, तो इस वजह से ये एंटायर बॉडी को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो लंग्स है उसके अंदर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है और जो अदर ऑर्गन्स है उनके अंदर भी जो फ्लूइड डिकम्पोजिशन है वो शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक कंडीशन बनती है जिसको हम कवास्की डिजीज कहते हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी पेशेंट इस डिजीज से सफ़र करता है उसको एक इंटेंसिव केयर मतलब आईसीयू के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि उसको लंग्स, हार्ट और जो अदर ऑर्गन्स है वो सारे सपोर्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कवास्की डिजीज जो था उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। देखिए एक्यूट का मतलब क्या होता है, डिजीज़ दो कैटेगरी की होती है, एक होती है एक्यूट जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, सडनली एकदम से आएगी, थोड़ी ड्यूरेशन के रहेगी और चली जाएगी, और एक होती है क्रोनिक, धीरे धीरे वो लंबे टाइम तक रहती है। जैसे आप डायबिटीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको एक बार शुगर हो जाता है तो वो लंबे टाइम तक रहता है, बट अगर आपको जो है एकदम से बुखार हुआ है तो वो 2-3 दिन के अंदर उतर जाएगा आपका, तो वो आपका एक्यूट डिजीज़ के अंदर आ गया। तो कवास्की डिजीज़ जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के अंदर आती है, जो ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन करती है, और ये बेसिकली चिल्ड्रंस को होते हैं। चिल्ड्रन को किनको होती है, जो 5 साल से कम की उम्र के बच्चे होते हैं, ये उसमें हमेशा देखने को मिलती है, जो कि मैनी पार्ट्स ऑफ बॉडी को अफेक्ट करती है। उसके साथ जो है एक और चीज़ बॉडी के अंदर एकदम से डेवलप हो जाती है, वो होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, एक रियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है, तो आप समझिए कि इसमें डेथ के चांसेस कितने ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्टेन बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और हार्मफुल टॉक्सिन्स बनाते हैं, और ये जो टॉक्सिन्स है ये इतने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं कि ये फेटल हो जाते हैं। ये फिर बाद में आपको मतलब कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको नहीं एलिमिनेट कर पाता है और किसी भी पर्सन की फिर डेथ हो जाती है। तो ये वाली जो चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस की, डेट इज HCARD। तो ये जो रेड कलर का आप अपने सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, HCARD है, डेट इज हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। तो ये एक तरीके का रोबोट है। तो यहाँ पे किसने इसको बनाया, देखिए दुर्गापुर बेस्ड एक CSIR लैब है, डेट इज सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने इसको डेवलप किया है। और ये बेसिकली जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स कौन से हो गए, आपके नर्सेज हो गए या फिर पैरामेडिकल स्टाफ से कंपाउंडर्स हो गए, जो कि डायरेक्टली पेशेंट को डील करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये उनकी हेल्प करेगा ताकि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जितने भी पेशेंट्स हैं उनके साथ एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। तो ये बेसिकली HCARD किस तरीके से काम करेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग को ये मेंटेन करेगा। उसके बाद देखिए ये बेसिकली क्या करेगा, पेशेंट्स को फूड प्रोवाइड करेगा, सैंपल कलेक्शन करना उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, और एक ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी करेगा। और अगर हम इसकी जस्ट देखते हैं, ये जस्ट जनरल टर्म है, तो ये 5 लाख रुपीस में होता है और इसका जो वेट है वो 80 किलोग्राम तक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ आज की देखते हैं, तो वो है नीट अप्लाइज टू माइनॉरिटी कॉलेजेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट है क्या। देखिए अगर 12th के बाद कोई पर्सन है जिसको कि डॉक्टर बनना है या फिर डेंटिस्ट बनना है, तो उसको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। जब वो उसको क्वालिफाई करता है तभी उनको मेडिकल जो कॉलेजेस है उसके अंदर एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये कह दिया है कि जो मेडिकल कॉलेजेस रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के थ्रू रन किए जा रहे हैं, अगर उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी, मान लीजिए मैं सिर्फ जामिया का एक आपको एग्जांपल दूं, मैं ये नहीं कह रही कि जामिया एक माइनॉरिटी है, मैं सिर्फ एज एन सिचुएशन आपको बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि जामिया जो है वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए एक इंस्टीट्यूशन है। तो वहाँ पे अगर किसी को एडमिशन लेना होता था पहले, तो वो नीट नहीं देता था, वो डायरेक्टली अपनी 12th की परसेंटेज बेसिस पे या जो भी उनका क्राइटेरिया होता था उसके बेसिस पे एडमिशन ले लेते थे और फिर वो डॉक्टर्स बन जाते थे। बट यहाँ पे अब ये जो चीज़ है ये ख़त्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पे अगर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो उसको पहले नीट क्वालिफाई करना होगा। तो जो की हाईलाइट्स इस जजमेंट की आई है वो ये है कि एडमिशन जो है वो बेसिकली सोलली थ्रू नीट होगा फॉर ग्रेजुएट इवन और पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट क्या, अगर आप MBBS करते हैं, BDS करते हैं, तो उसके बाद आप MS MD MDS के लिए चाहते हैं तो वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल या डेंटल कोर्सेज के लिए। इसमें जो ये कहा गया है जजमेंट में कि इसकी वजह से जो जजमेंट आई है ना ही कोई फंडामेंटल राइट ना ही कोई रिलीजियस राइट जो है वो वायलेट हुआ है, क्योंकि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 30 जो है उसमें तो आपने ये कहा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं कि इंस्टीट्यूशंस को वो अपने एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो वो आप इस तरीके से जो MCI एक्ट है या फिर जो DCI एक्ट है, मतलब कि MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट एंड DCI इज डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसके थ्रू अगर आप एडमिशन कराएंगे तो आप हमारे जो एक आर्टिकल 30 के अंदर हमें फंडामेंटल राइट दे रखा है उसे वॉयलेट करते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए, कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ना ही आपको कोई फंडामेंटल राइट इससे ख़त्म हो रहा है ना ही रिलीजियस ख़त्म हो रहा है। सिर्फ ये एक इंश्योर करने के लिए कि जो स्टूडेंट्स रियल में डिजर्व करते हैं वही आगे जाके डॉक्टर्स बन सके। तो चलिए अभी तक हमने सारे अपने लेक्चर को डिस्कस कर लिया। अगर आपको पसंद आया है लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था
कि who among the following famed Indian painter was behind the works like Damayanti talking to a swan, Shakuntala looking for Dushyant, Nayar Reddy adorning her hair and Shantanu and Matsyagandha। तो ये वाली जो पेंटिंग्स थे उसमें ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे, ए इज राजा रवि वर्मा, बी इज नंदलाल बोस, सी था अमृता शेरगिल एंड डी था जैमिनी रॉय। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर था वो अमोल ने दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमोल, फर्स्ट सबसे पहले आपने आंसर किया और सही आंसर किया है। आई होप आप ऐसे ही अपनी स्टडीज़ में कंसिस्टेंट रहेंगे। आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट है कि जो आप रेगुलर हमारे साथ अपडेट रहते हैं ऐसे, और आप जल्दी ही अपने एम को अचीव भी करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इसको अटैम्प्ट नहीं किया और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको अटैम्प्ट किया था, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही अपनी रिविज़न करते रहिए। जल्दी लेट हो रहा है कोई बात नहीं, आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए। आप अगर आंसर कर पा रहे हैं तो आप जल्दी इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो जिन्होंने नहीं किया था मैं उन्हें बता दूं कि राजा रवि वर्मा जो है इसका सही आंसर है। तो चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद रेफरेंस टू नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट दैट इज नीट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट दैट इज नीट इज मैंडेटरी फॉर द एडमिशन टू मेडिकल कॉलेजेस रन बाय रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी communities। और सेकेंड स्टेटमेंट है द राइट्स अवेलेबल अंडर आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन आर नॉट वायलेटेड बाय प्रोविजन कार्व आउट इन सेक्शन 100D ऑफ MCI एंड डेंटिस्ट एक्ट रेगुलेशन। तो इन दोनों स्टेटमेंट को आपने देख लिया। अब मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ। ए इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर 1 नॉट 2। तो एक बार ये क्वेश्चन कोड देख लीजिए। हेयर इज ऑप्शन। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि आपको वीडियो को पोस्ट करना है, इसे आंसर करना है, तभी मैं आपको फिर आंसर बताऊंगी। तो ओके डन। तो देखिए सी जो है वो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेशल 301 रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एनुअली बाय। ए इज द ऑफिस ऑफ US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड इज Pew Research Center, C is Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Affairs and D is European Court of Human Rights। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ऑफिस ऑफ US एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू स्पेशल 301 रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू सेक्स हार्मोन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर टू मेन सेक्स हार्मोन दैट कैरेक्टराइज अ वीमन एंड सेकेंड द मेल बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। तो मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखा देती हूँ। ए इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। तो एक बार क्वेश्चन कोड देख लीजिए। हेयर इज ऑप्शंस। ओके डन। तो देखिए इसका जो ए ऑप्शन है वो सही है, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट जो उसमें एक आ गया है कि मेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं होता। ये गलत है, ये होता है बट बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट इज अ रेयर इलनेस दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड प्रेशर विच लीड्स टू लो BP एंड सेकेंड इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज अ रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड व्हेन सर्टेन बैक्टीरिया एंटर द बॉडी एंड रिलीज हार्मफुल टॉक्सिन। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, अब आपको बतानी है सही कौन सी है। तो ए इज 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। ओके तो ये देख लीजिए ऑप्शंस। ओके डन। तो देखिए सी जो है वो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस दैट इज HCARD रिसेंटली सीन इन न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय। ए इज सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेकेंड इज IIT दिल्ली, सी इज DRDO एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए ए जो है ये सही ऑप्शन है यहाँ पे। और अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसको। तो क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर NET कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स आर नियोप्लाज्म दैट अराइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एंडोक्राइन हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड दे अकर ओनली इन इंटेस्टाइन वेयर दे आर ऑफन कॉल्ड कार्सिनोइड ट्यूमर्स। तो ऑप्शंस आपके सामने है। A is 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 no 2। तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।